हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। ये रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ गेज, टाइप ऑफ अलाइनमेंट, टाइप ऑफ सर्वे एंड परमानेंट वे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमानेंट वे का फर्स्ट कंपोनेंट रेल्स। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। 1853 में जब ट्रेन चली थी इंडिया में, तो डब्ल्यू सिम्स की रिकमेंडेशन की वजह से इंडिया में ब्रॉड गेज इंट्रोड्यूस किया गया था और वो 1853 में फर्स्ट ट्रेन ब्रॉड गेज में ही चलाई गई थी। बट ब्रिटिशर्स ने देखा कि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था उनको, तो थोड़ी देर के बाद 1871 में अडॉप्ट किया गया मीटर गेज। ठीक है, क्योंकि ये चीप था और इकोनॉमिकल था। और 1873 में फर्स्ट मीटर गेज की लाइन ओपन की गई दिल्ली और फारूक नगर के बीच में फॉर कमर्शियल पर्पसेस। अब आपने देखा होगा ट्रेन के आगे एक इंजन होता है, उसको हम कहते हैं लोकोमोटिव, और जो उसके पीछे डिब्बे होते हैं उनको हम कहते हैं वैगन्स। ठीक है, जो लोकोमोटिव होता है उसके जो फ्रंट व्हील्स होते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे एक आगे होगा, ठीक है, इनको कहते हैं फ्रंट या फिर बोगी। ठीक है, जो सेंटर में होते हैं इनको कहते हैं सेंटर या फिर ड्राइविंग व्हील, और जो एंड में होते हैं उनको कहते हैं रियर या फिर ट्रेलिंग व्हील। ठीक है, एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 282 एक लोकोमोटिव है तो उसमें ड्राइविंग व्हील कितने होंगे। तो क्या है, ये वाला जो है ये है फ्रंट व्हील, ये वाला है रियर व्हील या फिर ट्रेलिंग व्हील। जो सेंटर में है इनको बोलते हैं ड्राइविंग व्हील या फिर सेंट्रल व्हील। तो यहाँ पे कितने हैं ड्राइविंग व्हील 4। अगर यहाँ पे 8 होता तो ड्राइविंग व्हील कितने होते 8। बट अगर मैं आपको पूछूं ड्राइविंग एक्सल कितने हैं तो वो हो जाएंगे 2। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो ये वाला और एक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सो 2 एक्सल हो जाएंगे। जैसे गाड़ी देखते हो आप, उनके पिछले टायर जो होते हैं वो ड्राइविंग व्हील होते हैं, जिसमें जो गाड़ी को मूव करने की मतलब कोशिश करते हैं, और कई 4x4 गाड़ियों में चारों टायर ड्राइविंग व्हील होते हैं। ठीक है, सो अब रेल के बारे में पढ़ते हैं। ये एक आई सेक्शन होती है, ठीक है, जो पैरेलली लेड की जाती है, और ये अनचेंजिंग, कॉन्टिन्यूस और लेवल सरफेस प्रोवाइड करती है मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स के लिए। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो ये प्रोवाइड करती है कॉन्टिन्यूस और लेवल सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। सेकंड, ये पाथवे प्रोवाइड करती है जो काफ़ी स्मूथ होता है और जिसमें काफ़ी कम फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जो स्टील व्हील और स्टील रेल के बीच में फ्रिक्शन होता है वो 1/5 होता है फ्रिक्शन बिटवीन जो प्न्यूमेटिक टायर मतलब रबर वाले टायर और मेटल रोड, जिसमें मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट्स वगैरह में जो होता है उनका 1/5 फ्रिक्शन होता है किसके बीच में, स्टील व्हील और स्टील रेल के बीच में। ठीक है, अब 3 टाइप की सेक्शंस होती हैं रेल सेक्शन। डबल हेडेड जो कि जनरली रॉट आयरन में बनाया गया था, उसके बाद बुल हेडेड जो स्टील से बनाया गया था, और अभी जो जनरली इंडिया में आजकल फ्लैट फुटेड ही यूज़ होता है और ये बनता है हाई कार्बन स्टील से। सबसे पहले ट्राई किया गया कि एक ऐसी रेल बनाए जिसके अपर और लोअर पोर्शन दोनों सिमेट्रिकल हों, आइडेंटिकल हों। ठीक है, कि जब ये वाला पोर्शन हमने यूज़ कर दिया तो उसके बाद हम जब यहाँ पे वेयर एंड टेयर होगा तो इसको हम रिप्लेस करके इसको ऊपर ले आएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो नीचे वाली सरफेस थी ये भी कॉन्टैक्ट में थी और इसमें भी कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर हुआ, जिसकी वजह से ये हम इसको प्रॉपरली जो पर्पस के लिए हमने डिज़ाइन किया था वैसा फुलफिल नहीं कर पाया है। ठीक है, इसकी वजह से फिर बुल हेडेड रेल स्टार्ट हुई, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जो कि सिमिलर थी, बस उसमें जो हेड था उसमें ज़्यादा मेटल प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले हम डायमेंशंस देख लेते हैं एक बार डबल हेडेड रेल की। इसकी है जो इसका अपर पोर्शन है, ठीक है, ये है 44 का, सेंटर जो वेव है ये है 64, और लोअर टेबल ये है 44, 64, 44। ठीक है, ओवरऑल कितनी हो जाएगी 152 mm। ठीक है, और इसकी विड्थ होगी 70 mm। ठीक है, और अगर हम बुल हेडेड का देखें उसमें क्या कि टॉप में 46 हो जाएगा, सेंटर में 64 और बॉटम में 33। ओवरऑल इसकी हो जाएगी 145 mm और इसकी विड्थ हो जाएगी 68.66 mm। तो इन दोनों के बाद क्या हुआ कि एक न्यू रेल की इन्वेंशन की गई, जिसकी इन्वेंशन की थी 1936 में। किसने की थी, चार्ल्स विग्नोल्स ने। इसलिए फ्लैट फुटेड रेल्स को हम विग्नोल्स रेल भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको इन्वर्टेड टी टाइप भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी क्या एडवांटेज है कि ये काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल है एक तो, और बुल हेडेड की सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या थी कि इसको चेयर्स चाहिए थी। ठीक है, इसको चेयर प्रोवाइड करनी पड़ती थी प्रॉपर प्लेस में, नहीं तो ये थोड़ी डिस्प्लेस हो जाती थी अगर हम चेयर प्रोवाइड नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए फ्लैट फुटेड रेल्स की इन्वेंशन की गई, जो कि काफ़ी ईजिली स्पाइक्स के साथ, ठीक है, ईजिली फिट भी हो सकती है और ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं, इसलिए
इंडिया ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि अब कोई भी ट्रैक बनेगा उसमें फ्लैट फुटेड रेल ही यूज़ होगी। अब फ्लैट फुटेड रेल्स की डायमेंशंस क्या हैं? एक तो इसकी जो हाइट है ये है 142.88 mm, इसकी विड्थ है 66.68 mm टॉप से, और बॉटम से है 136.53 mm। ठीक है, इसमें ये एंगल है 1:6 और यहाँ पे है 1:3 का फिशिंग प्लेन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रेल्स हैं इनको हम डेजिग्नेट करते हैं वेट पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जांपल एक 52 kg पर मीटर की रेल डिनोट क्या करेगी कि उसकी 1 मीटर की जो लेंथ है उसका वेट होगा 52 kg। ठीक है, अब या तो kg पर मीटर करते हैं या फिर पाउंड पर यार्ड करते हैं, जिसको LBS कहते हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे रेल्स हैं जिनको हमने डेजिग्नेट किया गया है उनके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ LBS में है और कुछ kg पर मीटर में है। अब हम उनको कौन सी सेक्शन को हमने यूज़ करना है वो कंसीडर करते हैं इन सब पॉइंट के हिसाब से। हैवीएस्ट एक्सल लो, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ट्रैक की और उतनी ही हमें ज़्यादा वेट वाली सेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। डेप्थ कितनी देनी है हमने ब्लास्ट कुशन की। ठीक है, टाइप और स्पेसिंग कितनी होगी स्लीपर्स की, और अदर फैक्टर्स हम कंसीडर करके सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सब सेक्शंस है, जैसे ब्रॉड गेज में कौन कौन सी होती हैं? ब्रॉड गेज में आती है 60 kg पर मीटर, 52 kg पर मीटर और 90 पाउंड पर यार्ड। ठीक है, तो अब इनकी लेंथ कितनी होती है? इनकी लेंथ होती है, तो पहले होती थी ये 42 फीट जो कि 12.8 मीटर के अराउंड होती थी। ठीक है, बट इसको अब राउंड ऑफ करके 13 मीटर के हिसाब से बनाते हैं लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट अब 13 मीटर के हिसाब से बनाते हैं। मीटर गेज में कौन कौन सा होता है? 90 पाउंड पर यार्ड, 75 पाउंड पर यार्ड और 60 पाउंड पर यार्ड। ठीक है, पहले ये 39 फीट होती थी जो कि 11.9 मीटर होता था, बट इसको अब राउंड ऑफ करके 12 मीटर पे ही बिल्ड करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं 12 मीटर के हिसाब से। नैरो गेज में कौन सी होती है? 50 पाउंड पर यार्ड और इसकी भी लेंथ होती है 12 मीटर। ठीक है, अब हम पहले कंपोजिशन देख लेते हैं रेल की क्या कंपोजिशन है। जनरली हाई कार्बन स्टील की हम रेल्स यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट होता है 0.5 से 0.7। ठीक है, मैंगनीज होता है 0.6 से 0.95, सल्फर होता है 0.06 मैक्सिमम इतना हो सकता है, और फास्फोरस भी इतना ही होगा। सिलिकॉन हो जाएगा 0.03 टू 0.30। ठीक है, बट पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हमको कार्बन कंटेंट थोड़ा कम करके इतना करना पड़ता है 0.4 से 0.6। ठीक है, बाकी उसमें मैंगनीज थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। और एक पॉइंट क्या है, रिवाइज्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कार्बन और मैंगनीज कभी भी 1.3 से कम नहीं होनी चाहिए एक रेल सेक्शन में। ठीक है, अगर कार्बन का कंटेंट 0.6 से ज़्यादा होता है तब कार्बन एंड मैंगनीज 2 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एक फ्लैट फुटेड रेल है जिसमें ये वाला ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन साइड है, नीचे वाला टेंशन साइड है। ठीक है, इसमें जो ये डायमेंशंस हैं, ए क्या हो गई हाइट, बी क्या हो गई विड्थ। ठीक है, वैसे ही अब इनकी ये डायमेंशन यहाँ पे दी है। फॉर एग्जांपल जैसे 90 आर है, इसकी ए डायमेंशन हाइट कितनी हो जाएगी? 142.9 mm। ठीक है, वैसे ही 52 kg की क्या हो जाएगी? 156 mm हाइट। ठीक है, ये ए पोर्शन। अब गुप्ता एंड गुप्ता में एक MCQ है कि एरिया कितना होता है 52 kg सेक्शन का, वो हो जाएगा 6615। वैसे ही आपको इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा 90 आर, 52 kg और 60 kg जो कि जनरली ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडियन रेलवेज़ में। ठीक है, तो 6615 52 kg का, तो वैसे ही आप 7686 ये याद रख लो 60 kg का, और 90 आर का होगा 5895। ठीक है, इनका एरिया। वैसे इनकी दो ही चीज़ें याद रखनी है जनरली, एरिया और हाइट। ठीक है, और किसकी याद रखनी है? 90 आर की, 52 kg की और 60 kg की। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सल लोड परमिटेड कितना होता है? 560 इंटू जो सेक्शनल वेट है, हमने जैसे पढ़ा 52 kg पर मीटर है। ठीक है, तो वैसे ही 560 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना जो जितना kg आएगा उतना हम परमिट कर सकते हैं एक्सल लोड। ठीक है, नेक्स्ट रेल के हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं? फर्स्ट आता है फॉलिंग वेट टेस्ट या फिर टप टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेल होती है 12 मीटर की, 13 मीटर की, उससे एक पीस कट करेंगे 1.5 मीटर का। ठीक है, उसको रखेंगे बियरिंग्स के बीच में और उसके ऊपर एक
स्पेसिफाइड हाइट से एक वेट को, स्पेसिफाइड वेट को फॉल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 90 आर है, ठीक है, तो वेट होगा 100 केजी और उसकी हाइट होगी 7.2 मीटर, ठीक है। ये रेल की सेक्शन है, 7.2 मीटर से हम वेट को फॉल करवाएंगे, ठीक है। और फॉल करवाने के बाद जो रेल है ये फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हो रही है तो वो वाली रेल सेक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वो सेकंड क्लास रेल हो जाएगी, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगर 90 आर हो गया तो हमने याद भी यही तीन रखनी है, 90 आर, 52 केजी और 60 केजी। तो वैसे इन दोनों का क्या हो जाएगा, वेट और 1270, ठीक है। और हाइट हो जाएगी इनकी, इसकी 7.6, इसकी 8.4, ठीक है। ये एक बार आप टेबल देख लो, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट आता है टेंसाइल टेस्ट। तो इसमें हम एक पीस लेते हैं वही रेल का और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं कि कितनी, उसको खींचने में कितना स्ट्रेंथ, मतलब कब वो फ्रैक्चर करेगी। और मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ रेल की 72 केजी पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम इलोंगेशन होनी चाहिए कि 14%, तो मीडियम मैंगनीज जो हमने बात की थी पॉइंट एंड क्रॉसिंग में यूज़ होती है, 14% उसकी होनी चाहिए मिनिमम। और हाई कार्बन रेल्स उसकी होगी 12%, ठीक है। थर्ड आ गया हैमर टेस्ट। आजकल ये टेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसको IRS T 1888 ने कह दिया कि इस टेस्ट की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दो टेस्ट से ही हम मतलब कि हम जान सकते हैं कि ये रेल यूज़ करने के लायक है या नहीं, ठीक है। तो दो ही टेस्ट रेल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए, उसको देखने के लिए वो यूसेबल है या नहीं है। एक तो टेंसाइल टेस्ट, एक हो गया फॉलिंग वेट टेस्ट। हैमर टेस्ट आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और हैमर टेस्ट में होता क्या था, रेल के पीस को हम स्ट्राइक कराते थे 4.5 केजी के हैमर से, ठीक है। और क्या करते थे, हम उसको इतने ब्लोज देते कि वो जब बेंड हो जाए, जो उसका वेब होता है, जैसे ये रेल सेक्शन है, ठीक है, इसको हम इसके यहाँ पे हेड पे ब्लो कर रहे हैं और जब ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब जब वो टेढ़ा हो जाए तो उतने ब्लो काउंट करने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा ब्लो के बाद वो बैंड होगा उतनी अच्छी रेल सेक्शन होगी, ठीक है। बट इसको अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम टेस्ट IRST ने बोल दिया कि ये टेस्ट हमको रिक्वायर नहीं है, ठीक है। ये गुप्ता एंड गुप्ता में एक क्वेश्चन भी है कि कौन कौन सा टेस्ट करते हैं हम रेल्स के लिए, तो उसमें हैमर टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट और फॉलिंग वेट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़े रेल के डिफेक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रेल का डिफेक्ट है वेयर इन रेल्स। इसमें क्या होता है, जो मूविंग लोड होता है ट्रेन का, साथ में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है रेल और व्हील ऑफ ट्रेन के बीच में, ठीक है। एसेलेशन डी एसेलेशन ब्रेकिंग की वजह से, बारिश पड़ रही है, स्नो पड़ रही है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से, जो ब्लास्ट में अगर सैंड है वो अगर रेल के ऊपर आ जाएगी उससे और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सो काफ़ी रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण वेयर एंड टेयर हो सकता है रेल का वर्टिकल और लेटरल प्लेन में, ठीक है। जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है। जब वेट लॉस 5% से ज़्यादा हो जाए हेड का तो हमको रेल को चेंज करना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो वेयर है ये कहीं पे भी हो सकता है रेल सेक्शन में, बट प्रोमिनेंट एरियाज कौन से हैं, एक तो कर्व्स, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। नेक्स्ट डीप ग्रेडियंट, उसमें क्या होता है, इंजन थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करता है। अप्रोच जो रेलवे स्टेशन के पास होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एसेलेशन डी एसेलेशन ब्रेकिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टनल और कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी और वेदर के एडवर्स इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब वेयर को हम मेज़र करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं। वेट चेक कर सकते हैं ग्राफ ड्रा करके, बट सबसे इजी और कन्वीनियंट होता है वेइंग द रेल, ठीक है। वेट करके वो सबसे इजी होता है। और अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये सारे मेथड हैं रिड्यूस करने के, बट सबसे जो इजी है और जो सबसे ज़्यादा MCQ बनते हैं जैसे वो इंटरचेंजिंग द इनर एंड आउटर रेल्स, इससे क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या चीज़ कम होती है, तो वेयर रिड्यूस होता है इससे, ठीक है। बाकी आप एक बार पढ़ लो, चेक रेल्स प्रोवाइड कर देंगे शार्प कर्व्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया रेल एंड बैटर। बैटर्ड का मतलब होता है हिंदी में चकनाचूर। तो इसमें क्या होता है कि जो रेल का मूविंग लोड होता है वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है जब जॉइंट के पास जो रेल होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो चकनाचूर होने लगेगा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके जो रेल का मेटल है वो टूट के गिरने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन सा आ जाएगा। तो हम इसको चेक कैसे करते हैं, हम एक स्ट्रेट रॉड रखते हैं, स्ट्रेट एज बॉटम, या फिर नाइलन कॉर्ड कहते हैं जिसको, ठीक है। और हम मेज़र क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे रॉड रखी, जो जॉइंट है वहाँ पे, ठीक है, ये जो ये पॉइंट है,
ये वाले पॉइंट के और इस जॉइंट से 30 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट रखेंगे उसके, इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस देखेंगे। जैसे ये बी है और ये है ए माइनस बी के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, मतलब ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एंड बेटर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हॉगिंग ऑफ रेल्स। इसमें क्या होती है, जो रेल है वो टूटती नहीं है, इसमें ये बेंड हो जाती है इस तरह से। इसमें इसका मेटल थोड़ा कट कर कम हाइट यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें कर्व सी ले लेती है और ये बेंड हो जाती है। ठीक है, ये कैसे होता है, पोअर मेंटेनेंस रेल जॉइंट में, यील्डिंग। ठीक है, और लूज नट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लूज रख दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको मेज़र कैसे करते हैं, हम एक स्ट्रेट एज वही स्केल रखेंगे, कॉर्ड रखेंगे जो 1 मीटर की होगी, 50 सेंटीमीटर इस साइड, 50 सेंटीमीटर इस साइड, और इसको भी हम हाइट मेज़र करेंगे, डिफरेंस हाइट का डिफरेंस मेज़र करेंगे इसमें हॉगिंग में। बस डिफरेंस इसमें और रेल एंड बैटर में क्या है कि उसमें मेटल कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, इसमें हाइट कम होती है बैंडिंग की वजह से। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम इसको करते हैं शॉवल पैकिंग। ठीक है, शॉवल पैकिंग क्या होती है, हम ये एंड में पढ़ेंगे एक बार, जब रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा उसमें मिसलेनियस टॉपिक में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्हील बर्न। इसमें क्या होता है कि आपने कई बार मूवी में देखा होगा कि जब एक टायर है वो स्लिप करता है तो आग से निकलती है एक, वो छोड़ो, मैं डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आप देखते होंगे कि जो चाकू और मतलब कोई भी ऐसे मेटल होता है जैसे सीजर होती है, उसको तेज़ करने के लिए मतलब एक बाईसाइकिल लेकर आते हैं लोग, उसके ऊपर वो स्लिप करवाते हैं उस मेटल को, जिसकी वजह से वो बर्न, वहाँ पे आप चिंगारियाँ भी देखते होंगे। ठीक है, ये मतलब व्हील बर्न की एक ऐसे डेली लाइफ की एग्जांपल हो गई। वैसे ही जब जो टायर होते हैं, ठीक है, वो जब स्लिप करेगा तो वहाँ से भी ऐसे बर्न निकलता है, काफ़ी आप मूवीज़ में देखा होगा। तो ये भी एक मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हमने अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया शेलिंग एंड ब्लैक स्पॉट्स। इसमें क्या होता है, जो गेज साइड होती है, इनर गेज साइड, ठीक है, अपर गेज साइड, इन मतलब गेज साइड कौन सी होती है, इनर इनर साइड वाली रेल, उसमें जो अपर गेज कॉर्नर होता है वहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सेपरेशन हो जाती है मेटल की। ठीक है, अब ये होती कैसे है, इसमें क्या होता है, हाई बियरिंग प्रेशर एक स्मॉल एरिया पे, काफ़ी हाई बियरिंग प्रेशर छोटे से एरिया पे जो कॉन्टैक्ट में होता है वहाँ पे आता है, जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेस क्रिएट होता है इंटरनली। ठीक है, नेक्स्ट कोरुगेशन ऑफ रेल्स। कोरुगेशन क्या होती है, स्मॉल स्मॉल डिप्रेशन सी हो जाएंगी रेल के ऊपर। ठीक है, पर इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है कोरुगेशन होने का वो हमको नहीं पता है। काफ़ी थ्योरीज हैं जैसे कि मेटलर्जी एंड एज ऑफ रेल्स, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, ट्रेन ऑपरेशन, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ये सब कुछ थ्योरीज दी हुई हैं कि इनकी वजह से कोरुगेशन हो सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे माइन्यूट से डिप्रेशन हो जाएंगे। जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी तो एक आवाज़ से प्रोड्यूस होती है जिसको हम रोरिंग ऑफ व्हील्स कहते हैं। आप कई बार सुनोगे ऐसे, मतलब ऑब्जर्व करना, जब ट्रेन पे जाओगे तो काफ़ी बार एक रोरिंग सी साउंड होगी, नॉइस सी। ठीक है, वो कॉरुगेशन ऑफ रेल्स की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि बकलिंग ऑफ रेल्स। इसमें क्या होता है, ये जनरली हॉट वेदर में होता है। इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्सेस ट्रैक में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेल ऐसे सीधी सी होनी थी, जो इसको पाथ प्रोवाइड किया गया है, ये उससे थोड़ी डीरेल हो जाती है, तो ये काफ़ी एक कंसर्न होता है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस जब एक्स्ट्रा मतलब प्रॉपर एक्सपेंशन जॉइंट्स नहीं दिए हों तो बकलिंग ऑफ रेल्स हो जाती है। ठीक है, इसका मेन रीज़न ही ये है जब प्रॉपर एक्सपेंशन गैप नहीं दिए हों। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रेल फ्लॉ। रेल फ्लॉ क्या होता है, ये एक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा डिफेक्ट है रेल का, अगर उसको हमने ऑब्जर्व नहीं किया और उसको ऑब्जर्व करने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो अल्टीमेटली फ्रैक्चर कर देगा रेल को। ठीक है, इसलिए काफ़ी कंसर्न का एक मतलब रेल की इंस्पेक्शन में काफ़ी कंसर्न होती है रेल फ्लॉ की। ठीक है, अब रेल फ्लॉ को डिटेक्ट कर सकते हैं या तो विजुअली या फिर इसको हम करते हैं रेल फ्लॉ डिटेक्टर से। रेल फ्लॉ डिटेक्टर जनरली अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करके चेक करता है। पहले विजुअल मेथड हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो जॉइंट है उसको ओपन करते हैं, फिश प्लेट को रिमूव करते हैं, क्योंकि जो जॉइंट होते हैं वो सबसे क्रिटिकल होते हैं रेल सेक्शन में। ठीक है, अब जॉइंट में क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको कैरोसिन ऑयल से साफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाइट चौक हम उसको
उस ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, जो भी फ्लॉ होगा, हेयर लाइन क्रैक तक भी होगा जो, वो भी हम सब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और जो अल्ट्रासोनिक जो रेल फ्लॉ डिटेक्टर है, उसमें अल्ट्रासोनिक मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस होता है, जिसमें काफ़ी सारी होती हैं, बट इंडियन रेलवे यूज़ करता है एक तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक पल्स इको टेक्निक। अब जो सबसे एक्सटेंसिवली यूज़ होती है क्राउथ कैरमार मल्टी प्रोव रेल टेस्टिंग ट्रॉली। क्राउथ कैरमार क्या है, ये एक जो कंपनी है जो बिल्ड करती है ये ट्रॉली को इस तरह की, ठीक है। ये इस तरह से चलाते हैं, इसके ऊपर ये बिल्कुल एग्जामिन करती है और बता देती है कि रेल में कहाँ पे फ्लॉ है, जिसको हमने मतलब अगर वो ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी रेल, ठीक है, कि क्योंकि फ्रैक्चर ना हो एंड में, इसलिए, ठीक है। और ये एक्सटेंसिवली यूज़ होती है इंडियन रेलवे में क्राउथ कैरमार। और ये बेस, इसका बेस कौन सा है, ये पल्स इकोसिस्टम पे बेस है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दो तरह की जो मतलब है टेक्निक्स इंडियन रेलवे यूज़ करती है, एक तो पल्स इको टेक्निक, एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऐसे और भी ज़्यादा है, ट्रांसमिशन, रेसोनेंस, एकॉस्टिक रेंज, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया रेल फेलियर। एक रेल को हम कब कहेंगे कि वो फेल हो चुकी है, जब हमको उसको इमीडिएटली रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जनरली रेल फेलियर होता है हमारा फटीग क्रैक्स की वजह से, ठीक है। वो भी होती हैं अल्टरनेट स्ट्रेसेस की वजह से जो रेल में क्रिएट होते हैं। अब काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक हो गया इनहेरिटेड डिफेक्ट्स, कि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही डिफेक्ट्स हैं, जैसे फॉल्टी केमिकल कंपोजिशन, जैसे हमने पढ़ा कि कार्बन कंपोजिशन इतना होना चाहिए, मैंगनीज इतना होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं है उसमें। हार्मफुल सेग्रीगेशन, पाइपिंग, सीम्स, लैप्स, गाइड मार्क्स, ये सब हो गए इनहेरिटेड डिफेक्ट्स। वैसे ही रोलिंग स्टॉक की वजह से जो डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। एक्सेसिव करोजन की वजह से क्या होगा, ठीक है, बैड मेंटेनेंस की वजह से, डिफेक्ट इन वेल्डिंग की वजह से, ठीक है, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, और डीरेलमेंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन। अगर हम करें रेल फेलियर की तो हम किस तरह से करेंगे। हमको इसमें दो पोर्शन होते हैं कोड के। फर्स्ट पोर्शन में 3 डिजिट होते हैं, और सेकंड में 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अब जो फर्स्ट पोर्शन है कोड का, जिसमें 3 होते हैं कोड, ठीक है, फर्स्ट होता है, उसमें होता है कि रेल यूज़ कहाँ पे हो रही है। अगर पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हो रही है तो एक्स से डिनोट करेंगे, और अगर प्लेन एरिया में यूज़ हो रही है, मतलब कि नॉर्मली यूज़ हो रही है पॉइंट एंड क्रॉसिंग के एक्सेप्ट बाकी जगह हो रही है, तो ओ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा उसको विदड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्चर हो रही है, क्रैक हुई है वो, या डिफेक्टिव है, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो डिफेक्टिव है, तो सेकंड कोड हो जाएगा डी। थर्ड क्या होगा, प्रोबेबल कॉज ऑफ फेलियर, ठीक है। एस हम यूज़ करेंगे रोलिंग स्टॉक की वजह से, सी करेंगे एक्सेसिव क्रोजन की वजह से, डी करेंगे डीरेलमेंट, और ओ करेंगे अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि करोजन की वजह से हुई है वो, ठीक है। तो फर्स्ट जो कोड का पोर्शन है वो हो गया एक्स डी सी, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में यूज हो रही है एक्स। डी हो गया कि वो डिफेक्टिव है, और सी है कि वो करोजन उसमें एक्सेसिव हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है उसमें 4 डिजिट होंगे। फर्स्ट होगा कि लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर ऑन द लेंथ ऑफ रेल, ठीक है। 1 अगर करेंगे हम विद इन फिश प्लेट है, 2 करेंगे कि अगर वो फिश प्लेट के अलावा कहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड वाला क्या करेंगे, पोजीशन इन द रेल सेक्शन फ्रॉम वेयर द फेलियर स्टार्टेड। 0 है अगर हमको पता नहीं है, 1 है अगर रेल हेड से स्टार्ट हो रहा है, 2 है रेल की सरफेस से हो रहा है, 3 है वेब से हो रहा है, 4 है अगर फुट से हो रहा है, ठीक है। थर्ड है डायरेक्शन ऑफ क्रैक, ये 0 to 9 इसकी वैल्यू होगी। और फोर्थ है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रैक्चर वेयर इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड फर्दर सब डिविजन। नो स्पेसिफिक सिस्टम इज रिकमेंडेड फॉर दिस कोड। वही इसमें बोला है कि कोई स्पेसिफिक कोड नहीं बताया गया है, कि मतलब अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप 4 में दे सकते हो, ठीक है। अब आपको पता लग चुका है, दो दो कोड के पोर्शन होते हैं। फर्स्ट में 3 डिजिट होंगे, सेकंड में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और एक्स यूज होता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने रेल्स के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब पढ़ लिया, सिर्फ वेल्डिंग ऑफ रेल्स नहीं पढ़ा है, वो हम जब रेलवे ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ लेंगे वो, कि लॉन्ग वेल्डेड रेल कौन सी होती है, कॉन्टीन्यूस वेल्डेड कौन सी होती है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे रेल्स के एमसीक्यू की।
So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.